हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का रिबोन एज ए प्रोडिजियल सॉन के पहले एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो ये कहानी स्टार्ट होता है चाइना में, पर ये चाइना कुछ अलग सा था क्योंकि इस चाइना के अंदर हम लोगों को बहुत किस्म का औषधि और उस औषधि से भरा हुआ गुफा तो देखने मिलेगा ही, पर उसके साथ साथ ही तो हम लोग को यहाँ पे उड़ते हुए बोर्ड और रात दिखने में मिलेगा। और इस दुनिया के लोग हेवन और आर्थ की मदद से स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करते हैं, यानी कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग ही कल्टीवेटर हैं। और इसी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन लेवल को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जैसा कि लियांजन, मिंगवान, टोंगजुआन, हुन और लियांग। और इन्हीं कल्टीवेटर के बीच में से जो लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे वो लोग तो यहाँ पे अपना अपना किंगडम बना के उसका किंग बन के भी बैठ चुके थे। और ऐसे एक जगह का नाम था जाओ डायनेस्टी, जो तो बाकी सारे डायनेस्टी से ना कुछ ज्यादा ही बड़ा और कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। और इस 1 मिनट बकवास के बाद आखिरकार इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट का एंट्री हो ही जाता है, और जिसके रथ के घोड़े को देख के तो बाकी सब चौंक चुके थे क्योंकि ये घोड़े तो उड़ने वाले थे। हद तो तब होता है जब बाकी सब जनाब के रथ को देखता है, जो रथ तो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल गोल्ड से बना हुआ था। और ये सब कुछ देखने के बाद इतना तो पता चल ही चुका था कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट पावरफुल हो ना हो, लेकिन हाँ इसके पास ना पैसा तो भर भर के है, जिसका रथ तो आखिरकार जाओ डायनेस्टी का हेवनली जेडी सिटी के सामने आके रुक जाता है। जहाँ पे आते ही तो कोचमैन कह उठते हैं कि मास्टर जेडी सिटी तो आ चुका है, तो अभी आप ही बताएं क्या मैं यहाँ पे पर्पल रोप टावर की तरफ चलूं या फिर। जिस पे तो हम लोग का प्रोटैगनिस्ट बेचारे को रुकाता हुआ कह उठते हैं कि अरे तुम्हें तो मेरे बारे में अच्छे से ही पता है मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ नहीं जाता हूँ, इसीलिए कहीं पे भी जाने से पहले चलो झटपट करके क्वीन टावर से घुमाते हैं। जो सुनते तो वो कोचमैन सोच उठते हैं कि अरे देखो तो यंग मास्टर सिटी में आते न आते ब्रोतल में जाके पैसा उड़ाने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि एकमात्र आप ही है जो चू फैमिली के यंग मास्टर होने के काबिल है। फिर तो हम लोग को प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताया जाता है, जो तो अभी अपने मन में ही सोच रहा है कि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आया हूँ या फिर मैं इसी का हो चुका हूँ। हाँ, सिस्टम साहब के बाद सुनता हुआ तो मैं यहाँ पे आके इस बंदे के सोल के साथ फ्यूज हो चुका हूँ, और जिसके बाद मैं इस पूरे ग्रेट जेड डायनेस्टी का पिलर भी बन चुका हूँ, क्योंकि जनाब तो यहाँ पे आने के बाद जो 60 पावरफुल मार्करिस है उन्हीं का लीडर पर्पल रोप मार्करिस का एकमात्र बेटा जो बन चुका है, और जिसका नाम यहाँ पे चू टियानजाओ बताया जाता है, जिसके पास तो पैसा भर भर के ही होगा क्योंकि पप्पा जो इस पूरे ग्रेट जाओ डायनेस्टी का लीडर है। और इससे तो हम लोगों को ये सब भी पता चलता है कि इस दुनिया पे आने के बाद से तो जनाब का जो सिस्टम है वो तो यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। और उसके ऊपर से तो इस कल्टीवेशन से भरे हुए दुनिया के अंदर टियान का कल्टीवेशन लेवल कुछ ज्यादा ही लो है। पर ऐसा नहीं कि जनाब के पास कल्टीवेशन का कोई टैलेंट नहीं है, इसके पीछे तो इसके मम्मी पापा का ही हाथ है। और यहीं पे तो हम लोग को एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो टियान का पापा टियान से ये कह रहा था कि बच्चे अभी तुम इतने देर से कल्टीवेट कर रहे हो, थक तो चुके हो, जाओ जाकर बाहर जाकर थोड़ा खेल दो, ये सामने जो शहर देख रहा हूँ ये पूरा हम लोग का है, अगर इससे भी तुम्हारा जीना भरे तो मैं तुम्हारे लिए एक पूरा नया शहर खरीद दूंगा। दूसरे और तो मम्मी का ये कहना था कि बच्चे तुम बहुत देर से कल्टीवेट कर रहे हो, जाओ जाके थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए जोंगू सिटी से कुछ मेड बुलाया है, तो जाओ ना उन खूबसूरत खूबसूरत हसीनों से अपना पैर को थोड़ा सा मालिश करवा लो। और इसके बाद और होना ही क्या था, टियानजुआन तो यहाँ पे अपने कल्टीवेशन को टाटा बाय बाय करते हुए पैसा उड़ाने और ऐश और अय्यासी में लग जाता है। इसी के साथ हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो टियानजुआन एक नामचीन फैब्रिक के दुकान में जाके उस दुकान के अंदर जितना कुछ सामान था उसे तो खरीदता ही है, उसी के साथ साथ तो उस शॉप के वेयर हाउस में जो कुछ भी था जो अच्छे से बना भी नहीं था उससे भी खरीद लेता है। और यहीं पर तो हम लोग को पता चलता है कि ये सब कुछ तो टियान बैठे बैठे सोच रहा था, तब भी तो यहाँ पे कोचमैन बाहर से कह उठता है कि यंग मास्टर अभी तो उतरी है, वैसे भी हम लोग तो क्वीन टावर में पहुंच चुके हैं। और जिसे उतरते हुए देखते ही तो ब्रोथल की जितनी सारी लड़की थी सब तो यहाँ पे झपट्टा मार के आके कहते हैं कि माय लॉर्ड मेरे पास आई है। और ऐसा नजारा देखने के बाद दो एक बंदा पूछ लेता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है, जिसपे तो उसका दोस्त कहता है कि अरे तुम्हें इसके बारे में पता नहीं, ये तो पर्पल रूप मैंशन का प्रोडिजियल सन चू टियानजुआन है। और अभी तो टियान को देखने के बाद खुद क्वीन टावर का ओनर आते हुए कहती है बोलना पड़ेगा यंग मास्टर आप करना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप इन लड़कियों से भी कुछ खूबसूरत देखना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। और ये कहते ही तो ओनर अपने पास से 2-3 नए एल्बम निकल के टियान को देने लग दिया। पर टियान ठहरा इस जगह का रेगुलर कस्टमर, उसे अच्छे से पता था कि उसे कौन चाहिए और कौन नहीं, जो तो यहाँ पे सिस्टर मिंग लुई और यांग सुई को भेजने के लिए कह उठता है। लेकिन ब्रोथल ओनर तो कह उठती है कि तुम यहाँ का रेगुलर कस्टमर हो सकते हो, लेकिन नियम तो नियम होते हैं, तुम्हें ये अच्छे से पता है कि तुम एक वक्त में किसी एक को बुक कर सकते हो। ये सुनने के बाद टियान को कुछ हजम नहीं होता है, जो तो यहाँ पे कह उठता है कि ये जो नीचे एल्बम गिरा हुआ है इसके अंदर
अंदर का हर एक सारे लड़की को आप मेरे पास भेज दीजिए, जिनमें से आधे मेरा पैर मालिश करेंगे और बाकी जो बच जाएंगे उन्हें मैं देख देख के मजा लूंगा। लेकिन उन्हें हंसते हुए कह उठते हैं कि यंग मास्टर बोलना पड़ेगा, आप ना बहुत ही मजा किया है। वैसे भी आपको पता है कि इस जगह का नियम कुछ अलग है। टियान भी कहाँ ही मानने वाला था, वो तो अपने पास से एक बड़ा सा पैसा का गड्डी निकलता हुआ कहते हैं कि थोड़ा सा इधर देख के बताइए तो क्या ये नियम को मैं तोड़ सकता हूँ या फिर इस नियम को तोड़ना मेरे लिए भी मुश्किल है। दूसरी ओर ये मोटा सा गड्डी देखने के बाद दो ब्रॉथल ओनर का दिमाग ही चकरा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो नोट था हर एक नोट का वैल्यू यहाँ पे 60,000 था, जहाँ पे तो बेचारी के एक महीने का खर्च 18,000 ही था। इसी के साथ बेचारी तो जैसा तैसा अपने आप को संभालते हुए क्या उठती है कि यंग मास्टर आप एक के जगह आप यहाँ पे सबको ले सकते हैं। वैसे भी ये जगह तो आज और अभी से आपका हो चुका है। जो तो बाकी सब लड़की से क्या उठते हैं कि जाओ रे जाके हम लोग का नया लॉर्ड यानी कि लॉर्ड टियानजो का खातिरदारी करना स्टार्ट कर दो। और ब्रोथल ओनर का बात सुनते तो बाकी सब हंसी नागिन यहाँ पे ठुमका लगाते हुए टियान का खातिरदारी करना स्टार्ट कर देती है। दूसरे और ये सब कुछ देखने के बाद एक लड़का तो अचानक से क्या उठते हैं कि अरे ये वही यंग मास्टर है ना जो बहुत पहले यहाँ पे पैसा खर्च करने के लिए आया करते थे। जो यंग लॉर्ड यानी कि टियान जनाब तो यहाँ पे मजे के साथ बाकी सारे लड़की से यहाँ पे खातिरदारी खाने का मजा उठा रहा था। जो तो अपने पास वाले एक लड़की से क्या उठता है कि पहले जैसा ही तुम्हारा ये मुंह अभी तक बहुत ही मीठा है, इसलिए ये 20,000 तुम रख लो। और ऐसे ही एक एक करके टियान तो यहाँ पे सबको पैसा देना स्टार्ट कर देता है। और वो यहाँ पे जो सब कुछ कह रहा था ना वो यहाँ पे हिंदी में कहना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तब भी यहाँ पे मिंगलू आते हुए क्या उठते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। अगर सच्ची मुच्ची तुम लोग यंग मास्टर को सर्व करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे एक रूम पे तो ले जाओ। और जो आते तो यहाँ पे टियान को अपने साथ ले चली जाती है, जहाँ पे जाते जाते वो मास्टर टियान से कहते हैं कि उसे ना मास्टर टियान के साथ एक बहुत ही सीरियस वाला बात करना है। और इसीलिए तो वो अभी टियान के कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं कि सिस्टर लुइलिंग आपके साथ अकेले में बात करना चाहती है। और ये कहने के बाद दोनों ही अभी सिस्टर लुइलिंग के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे आते ही तो टियान धड़ाम करके दरवाजा खोलते हुए कहता है कि आखिरकार देखो मैं आ ही गया। और जिसे देखने के बाद अभी लिंग कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पे मुझसे मुलाकात करने के लिए आएंगे। अरे पगली तुझसे मुलाकात करने के लिए तो मैं खुद भी जाना चाहता हूँ। जो तभी फटाक से लिंग के पास जाते हुए कहते हैं कि मास्टर लिंग मुझे माफ कर देना, मुझे आपके ऊपर ऐसे ही शक करना नहीं चाहिए। वैसे भी मास्टर चू आपको क्या ये याद है आपने एक दफा मुझसे कहा था कि मेरा ये जो एंगेजमेंट है इसे तोड़ने में आप मेरी मदद करेंगे। इसी के साथ टियान हम लोग को ये बताता है कि ये जो मिस लिंग है ये हम लोग टियान जुआन का बचपन का दोस्त है, जिसके साथ ही ग्रेट जाओ डायनेस्टी के डिवाइन मार्केट क्वीन चुआंग के साथ वेडिंग क्वीन यून के साथ तय हो चुका है। और यहीं पे तो हम लोग को क्वीन यून के बारे में भी बताया जाता है, जिसे सिर्फ अपने 4 साल की उम्र में एलाइनमेंट मिल चुका था, जो तो 10 साल के होते होते लियान सेंग के 12th लेवल में भी पहुंच चुका था। उसके बाद तो जनाब ने सिर्फ 14 साल की उम्र में मिंगवान के लोअर लेवल में भी पहुंच चुका था। और आखिरकार इतने कम उम्र में मिंगवान के पीक में पहुंचने के वजह से सब उसे हेवनली चाइल्ड कह के भी पुकारते हैं। लेकिन पता नहीं अचानक से 3 साल पहले ऐसा क्या हो गया कि क्वीन यहाँ पे इवल काम के साथ जुड़ गया, और उसी के साथ साथ उसका जो कल्टिवेशन था वो तो गिर के सीधा लियन सोन के लेवल 1 में पहुंच गया। सब कुछ के वजह से बेचारे का दिमाग तो अभी पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, जिसके चलते वो तो लियांग के ऊपर आए दिन ऐसे वैसे जुल्म किया करता था। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे तो टियान सोच रहा था कि आखिरकार मैं क्या करूं, क्योंकि 3 सालों पहले टियान जुआन ने इस लड़की से ये वादा किया था, लेकिन वो तो मैं नहीं था। उसके ऊपर से मैंने ना ऐसे बहुत सारा मनबा पढ़ा है जिसके अंदर की प्रोटैगनिस्ट के पास बहुत सारा पावर था, लेकिन अचानक से उसका पावर गायब हो गया, ऐसा कि उसका एंगेजमेंट भी टूट गया। लेकिन 3 सालों के बाद पावरफुल बनते ही तो वो विलेन का छक्का छुड़ा देता है। और इस कहानी में विलेन तो मैं हूँ, और अगर मैं यहाँ पे आसान शब्दों में कहना चाहूँ तो यून इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, और मैं उसके हाथ तो चलना नहीं चाहता। एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे ये भी सुनने मिला है कि उस बंदे के पास अचानक से एक रिंग आ चुका है, जिस रिंग के मदद से वो ना अपना कल्टिवेशन बहुत जल्दी बढ़ा रहा है। लेकिन तब भी तो इतने दिनों के बाद आखिरकार मिट्ठू मियां सिस्टम लाल जागते ही तो टियान को एक तोरू सा मिशन दे देता है, जिस मिशन के अंदर ये लिखा हुआ था कि आज 3 बजे से पहले ही टियान को इस एंगेजमेंट को तोड़ना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ क्वीन यून को यहाँ पे छोटा सा 80 पॉइंट का डैमेज भी देना पड़ेगा, जिसके इनाम के तौर पे टियान के लिए द एंडलेस ट्रेजर ऑफ हेवन का रास्ता खुल जाएगा। और यहीं पे तो बड़े बड़े अक्षर में ये भी लिखा हुआ था कि अगर टियान इस मिशन में फेल होता है तो टियान यानी कि होस्ट को तो यहाँ पे मरना पड़ेगा। जो देने के बाद बेचारा टियान एक जोरदार झटका खाता है, जो तो अभी अपने मन में सोच उठता है ये कैसा नियम है। एक तरफ मैं प्रोडिजियल सॉन जो यहाँ पे पैसा उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं जानता, और उस बेचारे को फाइट करना पड़ेगा सॉन ऑफ डेस्टिनी क्वीन यून के साथ। भी तो यहाँ पे सिस्टम सब आता हुआ कुछ 2-3 टिप्स दे जाता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था जो सॉन ऑफ डेस्टिनी यानी कि यून है उसका पॉइंट तुम यहाँ पे आसानी के साथ ले सकते हो, और उसे लेने
करने के लिए तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि अगर उसे गुस्सा आ जाए तो तुम्हें यहाँ पे 20 पॉइंट मिलेगा, और अगर उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है ना तो तुम्हें यहाँ पे 40 पॉइंट भी मिल सकता है। और इसी के साथ कॉन्फ्यूज कर पाने पे 60 पॉइंट 80 पॉइंट तब मिलेंगे जब वो बंदा अपने मन के अंदर ही खून का उल्टी करना स्टार्ट कर दे। और अगर होस्ट उसका पूरा का पूरा पॉइंट लेना चाहता है तो इसके लिए सॉन ऑफ डेस्टिनी यून का जो इनर डीमन है उसे जगाना पड़ेगा। जहाँ पे तो 2 नंबर टिप्स में ये लिखा हुआ था कि अगर होस्ट जाकर डायरेक्ट इस एंगेजमेंट को तोड़ देता है तो सॉन ऑफ डेस्टिनी का सिर्फ हमें 20 पॉइंट ही लॉस होगा। ऐसे तो तीसरे वाले टिप्स में ये लिखा हुआ था कि प्रोडिजियल सॉन यानी कि होस्ट का सबसे पावरफुल चीज तो उसका पैसा है, और इसीलिए शाम होने से पहले अगर होस्ट के खाते में 3 लाख स्पीड कॉइन आ जाता है और उसी के साथ साथ होस्ट को यहाँ पे एक लैकी मिल जाता है, सिस्टम की तरफ से होस्ट को एक बहुत ही मजेदार गिफ्ट दिया जाएगा। और यहीं पे तो टियान का अकाउंट बैलेंस दिखाया जाता है जो तो मेरे तरह ही 0 था। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद बेचारा टियान तो अपने मन में ही सोच उठता है कि शाम होने तक तो मेरा मरना तय हो चुका है, तो अभी मैं इतना सारा पैसा लेके करूँ तो करूँ। अभी तो टियान को ये याद आ जाता है कि हर एक सिस्टम के पास उसका अपना अपना एक नोविस पैक होता है, और अभी तो उसे ये लग रहा था कि इस सिस्टम के जो नोविस पैक है उसे एक्टिव करने के लिए अभी तो बच्चे को बहुत सारा पैसा उड़ाना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ उसे अभी अपने लिए एक लड़की भी ढूंढना पड़ेगा। और टियान को इतना चुपचाप देखने के बाद अभी तो मिस लिंग कह उठती है कि अरे ब्रदर टियान, आप इतने चुपचाप क्यों हैं? आपको कैसा भी हो लियांग का मदद करना ही पड़ेगा। ब्रदर आपको शायद ये पता नहीं है, मू फैमिली की तरफ से जो कंकुवन अभी उनको भेजा गया था उसके ऊपर ना यून अभी बहुत अत्याचार कर रहा है, और इसी वजह से तो सिस्टर लिंग मू फैमिली और यून से छुप के यहाँ पे बैठी हुई है। जब सबको ये पता चल गया कि सिस्टर लिंग यहाँ पे छुपी हुई है, ना हर रोज नाइन प्रिंस यहाँ पे आके सिस्टर लिंग को तरह तरह तरीके से परेशान करता है। अगर आज मैं यहाँ पे ना होती तो पता नहीं सिस्टर लिंग के साथ आज तक वो नाइन प्रिंस क्या कुछ ना कर लेता। दूसरी और तो ये सब कुछ सुनने के बाद टियान तो अपने मन में ये सोच रहा था कि उसे पता नहीं था कि ये सॉन ऑफ डेस्टिनी ना इतने नीचे भी गिर सकता है। जहाँ पे तो टियान को पहले लगा था कि इस एंगेजमेंट को ऐसे सबके सामने तोड़ना अच्छा नहीं है, पर अभी तो उसे ये लगता है कि इस एंगेजमेंट को ना ढिंडोरा पिटा के तोड़ना चाहिए। इसी के साथ टियान क्या उठता है कि इस एंगेजमेंट को तोड़ना तो उसका बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मुसीबत का बात तो वो बंदा यून है जिसके ऊपर तो भगवानों का आशीष है, जो सॉन ऑफ डेस्टिनी है, और जिसके वजह से क्या ही पता वो रातों रात इतना पावरफुल हो जाए कि दूसरे दिन ही वो पावरफुल बनते ही पूरे दुनिया के ऊपर राज करना स्टार्ट कर दे। सिस्टर लिंग अभी तुम ही ये बताओ, इतने एक पावरफुल बंदे के साथ शादी करके तुम रानी बनने के बजाय क्या इस एंगेजमेंट को अभी भी तोड़ना चाहते हो? जिसपे तो सिस्टर लिंग अभी रोते हुए कहती है कि जिस दिन उसने यहाँ पे नाइन प्रिंस को दारू पीने के लिए भेजा था तब से ही वो मेरा जानी दुश्मन बन चुका है, और मैं उसका कोई खिलौना नहीं हूँ, इसीलिए उसके पास जाने से अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूंगी। जो सुनने के बाद टियान तो अपने मन में ये सोच उठता है कि ये सिस्टम का मिशन होता या फिर ना होता, फिर भी मैं यहाँ पे इस एंगेजमेंट को तोड़ के ही रहता। और इसी के साथ टियान तो यहाँ पे क्या उठता है कि सिस्टर लिंग तुम्हारा ये जो एंगेजमेंट है मैं इसे तोड़ तो दूंगा, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में हर एक चीज का ही कीमत है। जिसपे तो लिंग क्या उठते हैं कि बताइए मास्टर जो आपको क्या चाहिए मैं वो देने के लिए राजी। और जनाब टियान तो इसी बात के इंतजार में था। जो सुनते ही तो टियान क्या उठता है कि ठीक है चलो अच्छे बच्चे को तो तुम मेरे लैकी बन जाओ, लैकी यानी कि वफादार नौकर। दूसरे और तो ये लैकी बनने के प्रस्ताव से दोनों के दोनों यहाँ पे चौक उठते हैं। देखता हुआ टियान क्या उठता है कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ सबको ऐसा ही लगेगा कि मेरा एक प्रोडिजियल सॉन का लैकी बनना तुम लोगों के लिए शर्मनाक है, फिर भी तुम लोग तो इस तरफ तो देखो, इस तरफ देखने के बाद जो शर्मनाक चीज है उसे तुम लोग एकदम ही भूल जाओ। और ये कहता हुआ तो टियान अपने पास से एक ब्लैक स्पिरिचुअल कार्ड निकालता हुआ मिस लिंग को दे देता है, जिसके अंदर ना बहुत सारा पैसा था। जिस कार्ड को देखता हुआ तो मिस लिंग कह उठती है कि क्या मैं ये सही देख रही हूँ? ये तो एक ब्लैक स्पिरिचुअल कार्ड है जिसे सिर्फ रॉयल और नोबल इंसान इस्तेमाल करते हैं। फिर तो हम लोग को इस कार्ड के बारे में बताया जाता है जिस कार्ड के अंदर यहाँ पे होना हो 2 लाख स्पिरिचुअल कॉइन तो होता ही है, और अगर इस कार्ड के अंदर पैसा ना भी हो तो इस कार्ड को सिर्फ बैंक में दिखाने से 1 लाख स्पिरिचुअल कॉइन मिल जाता है। जिस कार्ड को लेते हुए भी मिस लिंग सोचते हैं क्या सच्ची में मास्टर मुझे ये कार्ड देना चाहते हैं? तब भी तो यहाँ पे टियान क्या उठता है तुम इस कार्ड को ले चुके हो, इसका मतलब मैं ये समझ लो कि तुम मेरे लड़के बनने के लिए राजी भी हो चुके हो, अभी तुम इस कार्ड को रख सकते हो, और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें हर एक महीने यहाँ पे 2 लाख करके अलग से स्पिरिचुअल क्रिस्टल भी दूंगा। ये बात तुम्हारे कल्टिवेशन का तो उसके लिए भी पैसा मैं ही दूंगा, और हाँ उसी के साथ साथ इमरजेंसी के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे 1.5 लाख अलग से भी दूंगा। और इस ब्रेसलेट को भी तुम रख लो जिसके मदद से बाहर वो बड़ा सा जो स्पिरिचुअल कैरियर खड़ा हुआ है उसे भी तुम चला सकोगे, जो हो ना हो यहाँ पे कुछ मिलियन गोल्ड का तो होगा। ये सब कुछ पाने के बाद दो लिंग बेचारे अपने मन में ही सोच उठती है कि ये सब कुछ देने के बाद तो मुझे लग रहा है कि मैं किसी का लायक ही नहीं, मैं यहाँ पे किसी कंट्री का क्वीन बन चुकी हूँ। तभी तो मिस लिंग क्या उठती है कि अरे सिस्टर इतना क्या सोच रहे हो, वैसे भी यून फैमिली तुम्हें तो हर साल को 1 लाख देने का बात कर रहा था, और अब भी तो देखो एक दिन में तुम्हें उससे कितना ज्यादा कुछ मिल चुका है। जिसपे तो अभी हम लोग टियान भी क्या उठते हैं कि सिस्टर लिंग ये जो यून है उससे अपने फैमिली से मंथली कल्टिवेशन के लिए कितना पैसा मिलता है। तो मिस लिंग तो क्या उठते हैं कि पहले तो उसे यहाँ पे 15,000 मिला करता था, लेकिन जब
से उसका कल्टीवेशन घट चुका है तब से उसे तो यहाँ पे सिर्फ 500 ही मिलता है। जो सुनते ही तो टियान हंसता हुआ क्या उठता है कि इसका मतलब तो तुम उस बंदे से 20 गुना ज्यादा कमा रही हो। तो अभी तुम ही बताओ सिस्टर लिंग, क्या यूं वो बंदा तुम्हारा काबिल भी है? और इसी के साथ टियान तुम इस लिंग के कुछ ज्यादा ही करीब जाता हुआ क्या उठते हैं कि सिस्टर लिंग अभी तुम मेरा लायकी बन चुके हो, इसलिए वहाँ पे हम लोग जब इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए जाएंगे तब तुम्हें अपने मूड में रहना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर कुछ ऐसा वैसा मत कर देना जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। जो सब कुछ सुनने के बाद बेचारे लिंग तो यहाँ पे हामी में अपना सिर हिला रही थी। फिर भी तो टियान क्या उठते हैं कि अभी तक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हें मेरा ये जो लायकी बनने का जॉब है इसके बारे में कुछ समझ नहीं है, तो चलो मैं इसके बारे में तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। और इसी के साथ तो टियान अपने पास से और एक नया सा ब्लैक स्पिरिचुअल क्रिस्टल कार्ड निकालता हुआ कहता है, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लो कि अगर तुम मेरे यहाँ पे लायकी होना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें तो यहाँ पे खूबसूरत होना होगा ही, उसी के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे कॉन्फिडेंस से भरा होना भी पड़ेगा। और इसीलिए इस कार्ड को लो और इस कार्ड को लेके ना दोपहर होने से पहले अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लो। और जिस कार्ड को तो अभी झटपट करके आके मिस मिंग पकड़ लेती है क्योंकि ये कार्ड इतना कीमती जो था। दूसरी ओर तो मिंग का वादा अभी तक जारी था, जो तो ये कह रहा था कि जाओ डायनेस्टी का सबसे कीमती कपड़ा, सबसे कीमती परफ्यूम और सबसे कीमती जो हेयर पिन है उसे ले आओ। और ये सब कुछ सुनने के बाद बेचारे लिंग तो पूछ उठती है कि ब्रदर क्या सच्ची में मुझे ये सब कुछ खरीदना पड़ेगा? वैसे भी ये सब कुछ तो प्रिंसेस लोग खरीदते हैं जो ना बहुत कीमती है। टियान लाल तो उल्टे यहाँ पे क्या उठते हैं कि ना इससे तो ना होगा, तुम एक काम करो कल्टीवेशन दुनिया के अंदर जो 7 अनमोल ट्रेजर है ना तुम मुझसे भी खरीद ले, ताकि तुम्हें देख के यहाँ पे उनको पता चल जाए कि तुम दोनों के बीच में कितना ज्यादा अंतर है पैसे का। दूसरी ओर तो कल्टीवेशन दुनिया का जो अनमोल ट्रेजर था उसके बारे में सुनते ही दोनों के दोनों लड़की चौंक चुकी थी। और इन दोनों को ऐसे चौंकते हुए देखते ही तो टियान क्या उठता है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं कोई गरीब हूँ? जिस पे तो लिंग भी डरते हुए कहते हैं कि नाना सरकार हम दोनों ऐसा नहीं कहना चाहते थे। और उल्टा यहाँ पे टियान हंसता हुआ क्या उठता है कि अरे तुम दोनों डर गए क्या, मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मजाक ही कर रहा था। वैसे भी मुझे ना पैसा उड़ाना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि सबको ये पता है मैं 8 साल की उम्र में आते आते पता नहीं कितना सारा मिलियन उड़ा चुका हूँ। और जिस जनाब को ऐसे बात करते हुए देखने के बाद तो दोनों के दोनों हसीना नगीना का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जिन दोनों को ऐसे देखते ही तो टियान क्या उठते हैं कि अरे तुम दोनों क्या करो, जाओ ना जाकर तैयारी करना स्टार्ट कर दो। इसी के साथ क्योटो के चू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो एक बटलर चिल्लाता हुआ कहता है कि अरे तुम लोग देख रहे हो ना हम लोग का यंग मास्टर कितना बड़ा जीनियस है। और यहीं पर उसे बंदे को दिखाया जाता है जो तो अभी मीनवान के पिक को ब्रेक थ्रू कर रहा था, जिसका नाम चू है था, जो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि हम लोगों के टियान लाल का कजिन और चू फैमिली का यंग मास्टर भी था। अभी तो यहाँ पे बटलर लाल क्या उठता है कि एज कमिंग सेरेमनी आने से पहले ही मीनवान के पिक को ब्रेक थ्रू कर पाना तो इतना आसान नहीं है, इसका मतलब नेक्स्ट रेड तो आप ही बनने वाले हैं। जिस पे तो चूहे क्या उठता है कि ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि हम लोग का मेन फैमिली 2 हिस्सों में बटा हुआ है और खास करके हेवनली जेडी सिटी के अंदर जो सेकेंड अंकल उसका बेटा पैसा उड़ाने वाला टियान भी है ना। पर तभी तो चूहे के पास एक छोटू सा कबूतर आता है जो आते आते अपने साथ एक छोटू सा चिट्ठी भी ले आता है। जिस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अभी तो चूहे क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा टियान जुआन का किस्मत बहुत ही अच्छा है, देखो तो बंदा वापस जेडी सिटी में जो आ चुका है। जिस पे तो बटलर लाल क्या उठता है कि ये बंदा आए या फिर ना आए इससे हम दोनों का क्या ही लेना देना, वैसे भी ये जो फैमिली का एटम रिचुअल है ये तो ब्लेसिंग आपको ही मिलेगा। जहाँ पे तो सबको ही ये अच्छे से पता है कि उस बंदा यानी कि टियान जुआन को पैसा उड़ाने के अलावा तो और कुछ आता ही नहीं है, जो तो पता ही नहीं कितने सालों पहले से ही हार मान के बैठ चुका है। तभी तो यहाँ पे हम लोग चूहो बाबू अपने बटलर से कुछ तो कहता है, जो सुनने के बाद वो बटलर भी अपने मालिक यानी कि चूहू से कुछ तो कहता है। और यहीं पर आपस में ये दोनों जो बात कर रहे हैं इसके बारे में अभी तक तो हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया था। हाँ, बटलर लाल के बात सुनने के बाद दो चूहे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। और आखिर बटलर लाल चले जाने के बाद चूहे पता नहीं किसी एक लड़की को लेकर तो यहाँ पे कुछ अनाप शनाप सोचना भी स्टार्ट कर देता है, जो तो तभी सोच उठता है कि क्वीन के ब्लैक रिंग के अंदर जो मास्टर का आत्मा है वो अभी कुछ यहाँ पे करता है ना तो उससे तो बहुत मजा आ जाएगा, जिससे बचुआ टियान मरे ना मरे लेकिन हाँ एक जिंदा लाश जरूर बन जाएगा। और इसी के साथ वो तो यहाँ पे जोर जोर से हंसता हुआ क्या उठता है कि टियान जुआन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इस फैमिली का जो सब कुछ है जितना सारा पैसा है सब मेरा। और हाँ यही तक था। इसी के साथ ब्रोथल हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो सारे लड़कियों मिलके बहुत ही महंगे महंगे चीज से मिस लिंग का मेकअप सेकअप कर रहे थे। तो यहाँ पे मिंग क्या उठती है कि अरे लिंग तुम यहाँ पे इतना शर्मा क्यों रहे हो, वैसे भी क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मास्टर यहाँ पे तुम्हें झागने के लिए आ रहे हैं। जिस पे तो और एक लड़की भी क्या उठती है कि हाँ यंग मास्टर यहाँ पे पहले रोज आया तो करते थे लेकिन सिर्फ बात करने के लिए। यंग मास्टर ना दिल के भी बहुत अच्छा है जिससे हम सबको कुछ न कुछ गिफ्ट तो जरूर मिला है। तो अभी मिस लिंग के कानों में फुसफुसाते हुए मिस मिंग कहती है बच्चों का सुनने का बात नहीं है, आप लोग अपना कान बंद कर लो। यहाँ पे जितने सारे लड़की देख रहे हो ना सब इसी के इंतजार में है कि कौन यंग मास्टर का पहली बारी बनने वाली है। दूसरे और तो टियान लाल को दिखाया जाता है जो तो
बैठे बैठे अपने असिस्टेंट साहब को तारे जा रहा था, जिसके अंदर अभी ये लिखा हुआ था कि होस्ट को अभी यहाँ पे अपना लड़की भी मिल चुका है और इसी के साथ साथ होस्ट तो यहाँ पे 6,75,000 पैसा भी यानी कि स्पिरिचुअल कॉइन भी उड़ा चुका है। इसलिए होस्ट का जो नोविस गिफ्ट था वो एक्टिव हो जाता है। जो देखता हो अभी डियान सोच उठता है कि हाँ, जैसा कि मुझे लगा ही था, और इसी के साथ साथ तो डियान अभी उसी नोविस गिफ्ट को ऑन भी कर लेता है, जिसके अंदर से डियान को एक आधी नहीं एक साथ 4 गिफ्ट मिलता है। और इन्हीं चारों में से पहले वाला था एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग में जाने का न्योता, दूसरे में एक लेवल 1 का लैकी हेलो, तीसरे में एक एक्सचेंज पॉइंट था, और लास्ट और आखिरी में था डेड ट्री रिसरेक्शन फ्रूट नाम का एक फल। और ये सब कुछ देने के बाद अभी तो डियान अपने मन में ये सोच उठते हैं कि आखिरकार ये स्पिरिचुअल स्प्रिंग क्या है, और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है कि इस पैसे की मदद से मैं अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। और यहीं पर तो और एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये जो लैकी हेलो था इसके बारे में अच्छे से बताया जाता है, जिसकी मदद से तो यहाँ पे डियान यानी कि होस्ट के अंदर जितने सारे लैकी है उन लोगों को यहाँ पे लेवल बढ़ाया जा सकता है, जहाँ पे तो किसी भी आदमी को टियान का लैकी बनने के लिए फेवर चाइल्ड ऑफ हेवन बनने का पोटेंशियल रखना पड़ेगा। और रही बात लड़कियों का, तो उन्हें यहाँ पे लैकी बनने के लिए खूबसूरती में 80 पॉइंट तो होना ही पड़ेगा। जो बनने के बाद टियान तो अभी अपने मन में ही सोच उठते हैं कि ये लैकी ढूंढना सच्ची में बहुत मुसीबत से भरा हुआ काम लग रहा है। और रही बात मिसलिंग का, तो ये तो मेरा किस्मत था कि मुझे इतने जल्दी एक लैकी मिल गई। फिर तो और एक नया नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इस एक्सचेंज पॉइंट से तुम शॉप के अंदर से किसी तरीके का भी आइटम खरीद सकते हो, और इसी शॉप का नाम द एंडलेस ट्रेजर ऑफ हेवन बताया गया है। और अभी तो इसे पढ़ने के बाद टियान लाल सोच उठता है कि ये सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन आखिरकार मेरे लिए शॉप कब ओपन होगा। और यहीं पे तो आखिरी नोटिफिकेशन आता है उसी डेड फ्रूट के बारे में, जिसे खाने से किसी का भी सोल या कॉन्डेंस और पावरफुल बन सकता है। जिसे भी पढ़ता हुआ टियान सोच उठता है कि ये भी मेरा कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल तो देखो कितना कम है, तो मैं अब इसका इस्तेमाल करूँ तो करूँगा। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन होता है जहाँ पे तो टियान जो स्पिरिचुअल स्प्रिंग था वहाँ पे जाने के लिए राजी हो जाता है। दूसरे और तो सिस्टम में ये शो हो रहा था कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग में जाने का टियान के पास अभी एक ही मौका है। और रही बात स्पिरिचुअल पॉइंट का, तो उसके पास तो अभी 6,75,000 था। और इसी के साथ टियान तो अपने स्पिरिचुअल सी में चला जाता है, जहाँ पे आते ही स्पिरिचुअल पावर तो मानो टियान के बॉडी के अंदर झटपट करके घुस के एक बड़ा सा ब्लेड में तब्दील होने लगता है। और ये खत्म हो जाने के बाद टियान तो अपने आप को देख के ही चौंक जाता है, क्योंकि एक ही झटके में जनाब जो लियानजन के पीक में पहुंच चुका था। और ऐसे ही अपने कल्टीवेशन को इतने जल्दी 3 ही सेकंड में इतने सारे स्टेज को क्रॉस करके सीधा लियानजी के पीक में पहुंचते हुए देखने के बाद जनाब तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। और ये सब कुछ महसूस करने के बाद टियान तो इतना समझ जाता है कि वो यहाँ पे जितना सारा पैसा गवाएगा उसका कल्टीवेशन स्पीड तो यहाँ पे उतनी जल्दी बढ़ते जाएगा। पर तभी तो टियान को अपने मिशन के बारे में याद आ जाता है, जिसके चलते तो उसे शाम से पहले ही इस मंगनी को टूटाना पड़ेगा। रही बात यून का, तो उसका कल्टीवेशन लेवल तो अभी घट चुका है, उसके साथ मैं तो अभी फाइट कर पाऊंगा, लेकिन बड़ा बात तो उसके पीछे वाला उसका बुरा दादाजी जाओ का है। उससे भी तो बुरा बात उसका वो अंगूठी है, जिसके अंदर हो ना हो किसी बड़े से महान से बुरे मास्टर का आत्मा तो होगा ही। क्वीन फैमिली का हेड, जिसके अंदर क्वीन फैमिली का तो खून भी नहीं है, फिर भी देखो तो वो कैसे क्वीन फैमिली का हेड बन के बैठा हुआ है। उनका कल्टीवेशन ड्रॉप होने के बाद तो वही एक है जो उनका अभी तक मदद करा रही है। और अभी उनका जो कल्टीवेशन लेवल है उसे देख कर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये अंगूठी वाला बुरा बाबा ना बैटल थ्रू हेवन वाला नहीं, ये कोई भूतिया दादाजी है। और उसी भूतिया दादाजी को याद करता हुआ तो अभी टियान को अपने पास जो रेजरेक्शन फ्रूट है उसके बारे में भी याद आ जाता है, जिसके मदद से तो टियान किसी के भी सोल को कॉन्डेंस कर सकता है। तो यहाँ पे एंट्री होता है मिस लिंग का, जिसे देखते ही तो अभी हम लोग टियान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सच्ची में इतने कीमती चीज पहनने के बाद तो मिस लूलिंग किसी परी से कम नहीं लग रही थी। और जिसे देखते ही तो टियान उसके पास जाता हुआ कहता है कि हाँ बोलना पड़ेगा, इतना सब कुछ तुम्हारे ऊपर मेरा खर्च करना गवारा नहीं गया। हाँ से चलूं, अब से ना तुम मुझे यंग मास्टर चू कह कर मत बुलाना, अब से अगर कहना है तो तुम मुझे सिर्फ यंग मास्टर कहना। और आखिर अगर हम लोग का बात साथ हो चुका है तो चलो ना, अभी हम लोग को कहीं पे जाना है, क्या तुम यहाँ पे अपना जो मंगनी है उसे तोड़ने के बारे में भूल चुको। और ये कहते ही तो टियान यहाँ से लिंग को लेके निकल जाता है। इसी के साथ क्वीन फैमिली के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो हम लोग टियान का बात सुनते ही एक दादाजी गुस्से के साथ कह उठते हैं कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, जिसका नाम यहाँ पे क्वीन चैंगलिंग बताया जाता है, जो इस क्वीन फैमिली का एक ग्रेट एल्डर था। दूसरे और इस दादाजी का ये बर्ताव देखने के बाद दो अभी हम लोग टियान कह उठते हैं कि हाँ दादाजी, मुझे अच्छे से पता है कि आपके क्वीन फैमिली में आप जैसा पावरफुल बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन मुझे पहले मेरा बात खत्म करने तो दीजिए, उसके बाद आप चाहिए हजारों का तोड़ लेना। और उसके ऊपर से जिस बंदे का मंगनी टूटने के बारे में बात साथ हो रहा है वो बंदा यानी कि यून तो अभी तक यहाँ पे आया नहीं। जितना दूर मुझे पता है क्वीन फैमिली का हेड एक लड़की है, और आप मुझे किसी एंगल से लड़की तो देख नहीं रहे। सुनते तो बुरा दादाजी चैंगलिंग गुस्से के साथ अपने ऑरा को रिलीज करता हुआ कहता है कि तुम तो एक बेकार बच्चे हो, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ ऐसा बुरा खोटी
कहने का। पर तब भी यहाँ पे एंट्री होती है एक लड़की की, जो आते ही तब एल्डर से कहते हैं कि एल्डर क्वीन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, टियान एक विजिटर है और हम लोग किसी विजिटर के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। जहाँ पे तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये लड़की तो क्वीन फैमिली का एक्टिंग हेड यानी कि क्वीन जाओ जाओ है, जो तभी लिंक की तरफ देखते हुए क्या उठते हैं कि देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि सिस्टर लिंक को अभी कोई नोबल लड़का मिल चुका है। आप लोग ये देख नहीं रहे हो ये कपड़ा कितना महंगा है, उसके ऊपर से ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये क्या सच्ची मुच्ची का कल्टीवेशन ट्रेजर है। बोलना पड़ेगा चू फैमिली के पास ना कुछ ज्यादा ही पैसा है। तब भी तो यहाँ पे क्वीन यून को दिखाया जाता है, जिसका शादी तोड़ने के लिए तो टियान बचुआ यहाँ पे आया था, और जिसे देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वो अपने आंखों में ना टियान बचुआ को तो जान ही ले लेगा। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। मिलते हैं और एक नए मनवा के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही